नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां मछुआ समाज को एससी वर्ग में शामिल करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज अपने सरकारी आवास से 1090 चौराहे तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा को मछुआ एससी आरक्षण जनसंपर्क अभियान पदयात्रा नाम दिया गया है और इस यात्रा के दौरान संजय निषाद अपने समाज के बीच जाएंगे और उनके अधिकारों की बात करेंगे। तो अखिलेश यादव ख्याली पुलाव पकाते हैं, आज ये बयान भी संजय निषाद की तरफ से दिया गया है और अपने आवास से 1090 चौराहे तक संजय निषाद पदयात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। संजय निषाद ने पदयात्रा निकाली और इस पदयात्रा का समापन भी 1090 चौराहे पर होगा, जिसके बाद ये पदयात्रा संत कबीर नगर के लिए भी आगे रवाना हो जाएगी। मछुआ आरक्षण जनसंपर्क की यह पदयात्रा है जिसमें खुद संजय निषाद शामिल हुए हैं। 1961 में हमें गिन के 7000 कर दिया। हम पिछड़े नहीं हैं, हम अनुसूचित जाति में हैं। हम लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा में हम चुनाव, हमारे गरीब का बेटा लड़े, वो उसकी नौकरी और ज़मीन सुरक्षित रहे। ये हमारी सुरक्षा छीनने वाले हैं। ये खानदानी आरक्षण था हमारा। हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने में उजड़े हुए लोग हैं ये। हमारे लोगों ने गरीबी, हमारे लोग अंग्रेजों को मार कर भगाया, संविधान बनवाया। तो संविधान में मझवार, गौंड, तिरौजा, खरवाल, बिरवाल, खरोट, कोली 7 नामों से है। इन बेईमानों ने हमारे नाम को पिछड़ी में डालकर हमारा हिस्सा छीना है और हिस्सा छीनने वालों का पर्दाफाश करना, धोखेबाजों को। और पहली बार है कि मोदी जी और योगी जी ने हमारी बात को सुना और एक पत्र लिखकर आरजीआई से मांग की कि दिशा निर्देश दिया जाए, मार्गदर्शन किया जाए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज मछुआ समाज को लेकर एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। कई मांगे हैं उनकी, आप देख सकते हैं किस तरीके से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कई प्रकार के बैनर लेके जो है एक पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसकी अगुवाई निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले निषाद पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है। कहीं न कहीं एनडीए में सहयोगी दल होने के नाते एक प्रकार के दबाव बनाने की भी कोशिश कही जा सकती है निषाद पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव। पदयात्रा निकाल रहे हैं अपनी सरकारी आवास से 1090 चौराहा तक। क्या कुछ मुद्दा है जिसको मांग को लेकर आज आप सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ उतरे? अरे हमारे लोग सड़क पर तो अंग्रेजों ने कर दिया उजाड़ कर, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ दिया। तो सड़क पर तो हमारे लोग हैं ही हैं। सड़क से सदन तक पहुंचने के लिए यह संवैधानिक आरक्षण है और सड़क से सदन कैसे पहुंचेंगे जब आरक्षण मिलेगा। आरक्षण छीनने वाले लोग हैं कि हमें पिछड़ी में गिनते हैं। हमारा जब अनुसूचित का दिल्ली में बात होती है तो वहाँ भाग जाते हैं। तो आज के दिन में बताना ज़रूरी है कि हमारा पिछड़ी में गिनती कराने वाले ये बेईमान लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। उनसे दूरी बनाओ। पहली बार है 70 साल में मैंने लिखवाया कि आरजीआई ने लिखा कि केवट मल्ला मझवार है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप जो है मछुआ समाज के नाम पे निषाद पर समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया था। गुमराह तो कर रहे हैं। जब सदन में आवाज़ उठती है, जब मैं रेल रोका तो गोली मार दिया। सदन में आवाज़ उठ रही थी दिसंबर जी, तो इनके सांसद सब भाग जाते हैं। सड़क पर बोलेंगे मछुआरों के साथ हैं, और जब दिसंबर जी आवाज़ दिल्ली में उठाएंगे तो ये सब भाग जाएंगे। ये गलत बात है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपनी पदयात्रा में निकल चुके हैं। उनके सरकारी आवास विक्रमादित्य 1 से लेकर 1090 चौराहे तक वो मछुआ समाज के आरक्षण की मांग को लेकर पदयात्रा पर निकले हैं। लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद है और जिस तरीके से निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले अपनी सक्रियता दिखा रही है और एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उसमें सबसे ज्यादा सक्रियता जो है निषाद पार्टी के द्वारा दिखाई जा रही है। और जिस तरीके से लगातार संजय निषाद कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने समाज को लेकर, अपने समाज के हितों को लेकर, मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी अब आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना विस्तार चाहती है, समाज में विस्तार चाहती है और जो मुद्दे लेकर अपने समाज में जा रही है उस पर जो है एक क्विक रिस्पॉन्स चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी और आज शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर दुर्गा मां का आवाहन किया जाएगा और फिर बेहद श्रद्धा भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा होगी। सनातन धर्म के मुताबिक शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना भी पूरी होती है। वहीं शारदीय
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये 5 अलग अलग तस्वीरें 5 अलग अलग जगहों और 5 अलग अलग मंदिरों की लगातार प्राइम टीवी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। औरैया, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ और प्रयागराज में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। लोग मंदिरों का रुख करते हुए नजर आए क्योंकि 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। और वहीं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। मां शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री भी कहा गया है और उनकी सवारी बैल बताई जाती है। और अगर मां शैलपुत्री के हम एक चित्र की बात करें तो उनके हाथों में त्रिशूल भी नजर आता है। सफेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री का उल्लेख कई पौराणिक कहानियों में किया गया है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की, जिसके बाद नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 233 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसमें गीड़ा में स्थापित की जाने वाली चारकोल परियोजना भी शामिल है, जहां सीएम ने संबोधन में देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं और शारदीय नवरात्र की उन्होंने जनपद वासियों के साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को देते हुए नजर आए, जहां 10 महिलाओं को सीएम ने सम्मानित भी किया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 229 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बात की जाएगी और बात करने के बाद ये दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह लाहड़ से चुनावी मैदान में होंगे, जबकि इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उतारा है। शुक्ला की पारंपरिक सीट और वर्तमान में वो वहां से विधायक भी है। वहीं इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से चिंटू और इंदौर 4 से राजा माधवानी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 5 ही राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। छिंदवाड़ा से मैदान में कमलनाथ को उतारा गया है। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करके पहले दौर की जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। और नवरात्र के पहले दिन सीएम पद के दावेदार की भी उम्मीद थी कि घोषणा हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। और देखिए, अब कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना यह होगा कि आगे की तैयारियां क्या होती हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, देखिए, कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें से कौन कौन से वो बड़े नाम है सुहानी, जिस पर कांग्रेस ने दोबारा दाव लगाया है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नवंबर से शुरू हो जाएगा और 3 दिसंबर की इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है 2024 के चुनाव लोकसभा के लिए। और इस पे कांग्रेस जो है पूरी तरह से एक एक्टिव मोड में दिख रही है। यूँ कहें कि अपने नेताओं को, उन नेताओं को टिकट देना चाह रही है जो 2008 में जीत के आई है। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इस बार जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात की जाए और छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की जिस तरह से लिस्ट जारी की है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वरिष्ठ और जो जीत के साथ अभी तक विधायक है उनको लिस्ट में इस बार नाम देखने को मिला है। और कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम भी कट चुका है। अब बात की जाए जिस तरह से कमलनाथ जो है, उनको छिंदवाड़ा से उनको फिर से टिकट मिला है और इसमें है, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि पहले ही लिस्ट में कमलनाथ का नाम होगा और वही हुआ। वही आपको बता दें, कई ऐसे जो परिवारवाद के भी कई ऐसे नेता हैं उनको भी टिकट मिला है। वही बात की जाए जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपको बता दें, बुधनी जो कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ये जो आसान सीट थी शिवराज
शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के लिए बहुत आसान सीट है और उसमें अब कांग्रेस जो है, उनको बता दें कि उनमें उनके जो खिलाफ उनका है वो है विक्रम मसाले को टिकट दिया गया है। और ये विक्रम मसाले हाल में ही वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और उन्होंने जो जिस तरह से हनुमान 2 आया था उसमें वो किरदार निभाए थे और वो उनके अगेंस्ट अब लड़ने के लिए उनको टिकट जो है कांग्रेस दी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से देख रही है, क्योंकि वो नए अभी आए हैं, वो कांग्रेस में भी ज्वाइन किए हैं विक्रम मसाल, तो उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट 3 राज्यों की जारी की है, लेकिन तकरीबन 3 राज्यों के 210 विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर अभी नामों का ऐलान होना बाकी है। तारीखें आ चुकी है, बाकी बचे हुए प्रत्याशियों का ऐलान कब तक कांग्रेस कर सकती है? देखिए मुस्कान, इस बार जो पहली लिस्ट उनकी जारी हो गई है, अभी तो इसका कयास बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहली लिस्ट जारी हुई है, अभी दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन ये अभी डेट पूरा नहीं बताया जा सकता, क्लियर हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्योंकि अभी नवंबर से जो है रिजल्ट, चुनाव भी होने वाला है, 3 दिसंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तो वो जल्द इस पर जो है अब उसका जो जारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन अभी भी राजस्थान का जो है लिस्ट जारी करना बाकी। तो कहीं ना कहा जा रहा है कि जो जैसे जब चुनाव होना है तो लिस्ट भी जारी, क्योंकि लिस्ट के वजह से ही देखा जा सकता है कि आखिर कांग्रेस किस तरह से खिलवाड़ कर इस बार जो खेल करना चाहती है, क्योंकि जाति जनगणना के साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि जब चुनाव होगा और हम चुनाव जब जीत जाएंगे तो वहाँ पे जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हो रहा है उसी तरह से हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या जो कांग्रेस है वो किन अपने विधायकों को उतारना चाहती है, कि साफ तौर पर पहली लिस्ट में तो ये देखा जा रहा है कि उन्हीं विधायकों को उतारी है जो 2018 में जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 2018 और 19 की अगर डेटा आप देखें मुस्कान, तो जिस तरह से जीत लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हुई थी और 2019 में और 18 में जो बीजेपी की हार मिली थी, लेकिन इससे भी आप बखूबी देख सकती हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर जीत भी हासिल होता है कांग्रेस की, देखिए बखूबी देख रही है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है कांग्रेस की सत्ता है और वही मध्य प्रदेश में बीजेपी की है। तो कहा जा रहा है कि क्या जीत और हार में क्या होगा वो तो आगे वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से बीजेपी का असर पड़ सकती है? जो सीएम पद का दावेदार है, इसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें हैं, कयासबाजियों का दौर जारी है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा चेहरा है जिससे अभी सबसे आगे फ्रंट लाइन पे रखा गया हो सीएम पद के लिए? मध्य प्रदेश की बात करेंगे सुहानी। देखिए मुस्कान, मध्य प्रदेश की बात करें तो आप बखूबी देख रही हैं कि कमलनाथ जो पहले भी इस चुनाव लड़े थे और उनको जो है सीएम पद के लिए उम्मीदवार किया गया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी दाव खेली और फिर शिवराज सिंह चौहान को वहां पे पीएम बने, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी कयास लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है उनको वहाँ पे पीएम पद के लिए कयास लगाया जा रहा है। पूरी तरह से बात अभी सामने नहीं आई है अब, तो इसलिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कमलनाथ, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो धाक है वो भी आप देख सकती हैं किस तरह से उनके पारंपरिक सीट भी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कमलनाथ सिंह को भी इस बार पीएम पद को नाम लिस्ट हो सकता है, उनका नाम आगे आ सकता है, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम आ गया है। पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। इसी बीच नवरात्रि पर सपा का महिला विंग का महाशक्ति अभियान देखने को मिल रहा है। इस अभियान के जरिए महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं ब्लॉक से लेकर पंचायत तक सपा शक्ति अभियान चला रही है। बूथ पर महिलाओं की उपस्थिति का महाप्लान तैयार किया गया है। महिला चौपाल, महिला भागीदारी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के साथ ही जो अब कानून बन चुका है उस मुद्दे को मुखर होकर महिलाओं के बीच पहुंच रही है और जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं को साधने के लिए अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। नवरात्र के मौके पर महिला विंग का अभियान देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अब महिलाओं को साध रही हैं। गांव-गांव चौपाल लगाया जाएगा और ये समाजवादी पार्टी का महिलाओं को साधने के लिए एक जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हो चुकी है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण कानून जो बन चुका है उसको लेकर महिलाओं का जनाधार पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं को साधने के लिए एक प्लान तैयार किया है। ये प्लान क्या है विवेक? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को
मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से अपनी रणनीतियों पे बारीकी से काम कर रही है, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अलावा मध्य प्रदेश में भी वो चुनावी मैदान पे उतर रहे हैं, तो एक एक बारीकियों को समाजवादी पार्टी पहले पर रखना चाहती है। जिस तरीके से पिछले दिनों ही पिछड़ा वर्ग की एक बैठक हुई थी, बड़ी बैठक हुई थी पीडीए की, कई सारी तस्वीरें वहां से साफ हुई। बात की जाए तो अब समाजवादी पार्टी जो महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान चला रही है, समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग है, अब वो गाँव में जा के चौपाल लगाएगी, जनसंपर्क अभियान अपना बढ़ाएगी। और ये जो महिला विंग है वो गांव की महिलाओं से शहरों के महिलाओं से जनसंपर्क बढ़ाएगी और उनको जो है वो अपनी पार्टी की विचारधारा को से प्रेरित करने का काम करेगी, ताकि लोकसभा चुनाव में इन महिलाओं का वोट हासिल किया जा सके। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद तमाम जो उसके महिला मोर्चा के लोग हैं, चाहे वो उनकी मेयर हो गई या फिर उनके पार्षद हो गए या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं या फिर तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, वो अगर बात की जाए तो अपने अपने क्षेत्रों में निकलते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है महिलाओं के लिए, इसके बारे में जागरूक किया जा सकते हैं और उन जागरूकता के आधार पर वोटों में इन चीजों को तब्दील किया जा सकते हैं। इसकी काट समाजवादी पार्टी लेकर आई है। तमाम तरीके की योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। और अगर हम बीते 2 लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार महिलाओं का सहयोग मिल रहा है। क्या ये सेंधमारी इतनी आसान होगी क्या समाजवादी पार्टी के लिए या पूरे INDIA के लिए? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितना लॉबिंग बना के रखी हुई है, चाहे वो महिला वोटों की बात करे या फिर ओबीसी वोटों की बात करे या फिर निचले वर्ग की वोटों की बात करे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हावी है। और यही कारण है कि लगातार 2 बार केंद्र में उनकी सरकार बन चुकी है, लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन चुकी है। शासन और प्रशासन के नाम पे, राशन के नाम पे उनको वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए काफी थे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो घोसी में एक बड़ी जीत निकल के सामने आई है, जहां पे राजभर, निषाद और तमाम जो ओबीसी वर्ग आता है, जो SC वर्ग आता है, उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार प्लानिंग चल रही है अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव ने जब से कमान संभाली है, तो समाजवादी पार्टी अब पिछली समाजवादी पार्टी से काफी अलग दिखाई दे रही है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे जागरूकता फैला के वोट हासिल करने की जो बात कर रही है, उसकी काट के लिए अपनी महिला विंग को यहाँ पे मैदान में उतारा है और ये चौपाल लगाएंगी, जागरूकता अभियान करेंगी, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर महिलाओं को खुल से बातचीत करेंगी, उनकी समस्याओं को सुनेंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए महिला विंग तैयार किया और उनको गांव-गांव भेजने की भी तैयारी है। लेकिन इस महिला विंग का बड़ा चेहरा कौन है, किसके ऊपर दारोमदार है इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का? देखिए, अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये दारोमदार है। गोरखपुर से काजल निषाद हैं, जो कि एक जाना माना चेहरा है, चुनाव लड़ चुकी है। और इसके अलावा बात की जाए तो जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री होंगे इस विंग के, उनके ऊपर बेहद ज्यादा दारोमदार रहेगा। पिछले दिनों फूलन देवी की बहन रुकमणी देवी भी आई थी, निषाद समाज से है वो। तो तमाम ओबीसी से लेके जितने भी समाज के लोग हैं, निषाद समाज, बिंद समाज, जितने भी लोग हैं, उनको भी आगे बढ़कर उस समाज के महिलाओं को भी लेकर चलने का काम जो है समाजवादी पार्टी की महिला विंग कर रही है। कुछ बड़े चेहरों के नाम इस तरीके से बताए गए जो इस पूरे महिला विंग को लीड करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां जानकीपुरम इलाके में मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर के तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते कई सालों की तरह इस साल भी लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर F इलाके में मां दुर्गा का पूजन समारोह किया जाएगा और इस साल मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर की तरह
पुरम में भी मां के भव्य भवन का निर्माण किया गया है और उस मंदिर में राधा कृष्ण की झांकी लाइटिंग लगाई गई है। वहीं मंदिर बनाने वाले लोगों ने प्राइम टीवी को जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर को बनाने में लगभग 4 महीने का वक्त लगा है और इस मंदिर को प्रेम मंदिर के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है और पूरे लखनऊ में जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। चाहे वह प्रदेश का कोई भी जगह हो, माँ दुर्गा के 9 रूप के पूजन के लिए सभी लोग अपनी विधियों से पूजन पाठ का प्रारंभ करते हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो कई ऐसा इलाका है जहाँ पर माँ का पंडाल, माँ का भवन बहुत ही भव्य रूप से सजाया जाता है। आज हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर F में, जहाँ पर हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेम मंदिर की तर्ज पर माँ का पंडाल, माँ का भवन बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो जिस तरीके से ये भवन बनाया जा रहा है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं भवन को कि किस तरीके का भवन यहाँ पर माँ का बनाया जा रहा है। ये प्रेम मंदिर वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है वहाँ की तर्ज पर बनाया जा रहा है। कलकत्ता के जो कारीगर हैं, कलकत्ता के कारीगर इस प्रेम मंदिर की तर्ज पर पूरे भवन को बना रहे हैं और आज इसका लोकार्पण होगा। यानी आज यहाँ पर माँ का जो कपाट होगा वो खुलेगा। इस भव्य प्रेम मंदिर में माँ का एक भवन सजा होगा और माँ का मंदिर इसमें बना होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं। हम चल रहे हैं उनके पास भी, देखेंगे कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल 4 महीने का वक्त लगा है इसमें, अभी ये तैयारियां चल रही हैं। आज इसका लोकार्पण भी किया जा सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये भवन बनाया जा रहा है तो ये काफ़ी उत्साह और खाली उत्सव का केंद्र बना रहेगा। हालांकि आज से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर पूरा एक पंडाल जो बनाया गया है, बिल्कुल एक एक नक्काशी और कारीगरी करके कलकत्ता के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर लगातार 4 महीने से लगे हुए हैं और 4 महीने से वो पूरी मेहनत के साथ इस माँ के भवन को, इस पंडाल को बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर कारीगर, अभी हम उनसे बात करेंगे कि वो कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और कब से बना रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये यहाँ पर पंडाल माँ का भवन का बनाया गया है, ऐसे में एक देखने का केंद्र होगा। यहाँ पर लाखों लोगों की जुड़ने की आशंका भी है। हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से माँ का 9 दिन का जो ये खास पर्व होता है, बेहद खास माना जाता है। इसमें लोग उपासना करते हैं और माँ को मनाते हैं। ऐसे में जो ये भव्यता भरा ये यहाँ पर बनाया गया है ये भवन, ये काफ़ी कौतूहल का विषय बना हुआ है। पूरे शहर से बल्कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। तो ऐसे में हम चलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से आज व्रत के दिन पे यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, और ये काफ़ी विश्वास का हमारे लिए रहता है कि हम अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से आते हैं घूमने के लिए। ये देखने में तो पूरा प्रेम मंदिर जैसा है, लेकिन पूरा वैसा ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, काफ़ी आकर्षक है और ये काफ़ी बढ़िया रहता है लोगों के लिए। वृंदावन में है या लखनऊ में है? ये तो प्रेम मंदिर आपके पीछे है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अभी तो लखनऊ में है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, तो व्रत रखा हुआ था तो आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल एकदम प्रेम मंदिर जैसा अनुभव लग रहा है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन हो जाएगा तब काफ़ी और भी अच्छा लगेगा। बुद्धेश्वर मंदिर। तो ये किस जगह पे आए हुए हैं, क्या बना है यहाँ पे? जानकीपुरम के सेक्टर F में आए और ये प्रेम मंदिर की तर्ज पे बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग आए हैं और क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है नवरात्रि के शुभ अवसर पर, और जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल प्रेम मंदिर की तरह लग रहा है, और हम लोग इसी को देखने के लिए आए हैं। बढ़िया बनाया है दुर्गा पंडाल, कपड़े और थर्माकोल से इतना बढ़िया बनाया है, लग नहीं रहा कपड़े और थर्माकोल से। कब से शुरुआत की जाएगी आज? ये तो अभी पता नहीं किस जगह है और किस तरीके का पंडाल यहाँ बनाया गया है? ये जानकीपुरम सेक्टर F है और ये प्रेम मंदिर की तर्ज पे बनाया गया है। इसे मतलब पूरा जो इसका वो दिया गया है नक्शा, वो प्रेम मंदिर की तरह बनाया गया है, और ये नवरात्रि के शुभ अवसर पे आयोजित किया गया है। और बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जानकीपुरम में इतनी अच्छी जगह भी है कि हम लोग आके दर्शन कर सकते हैं या घूम सकते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से जो ये कारीगर आए हैं पश्चिम बंगाल से, इनने बड़ी अच्छी तरीके से इसको निर्मित किया है। हम लोग कलकत्ता से आया। कलकत्ता से कितने लोग हैं यहाँ पर? हम लोग का 52 आदमी है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? 52। अच्छा, तो काफी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, कितना समय से यहाँ पे काम चल रहा है? 4 महीने से चल रहे। 4 महीने से चल रहा है।
तो ये कब तक लोग यहाँ पर आज से दर्शन शुरू हो गया है? अभी ये दर्शन होगा आज से 15 तारीख से। अच्छा, आज से शुरू हो जाएगा। तो ये कैसा बनाया है, किसकी तरफ से बना गया है? ये सब हाथ से बना हुआ है। हाथ से बना हुआ। ये कहाँ का कॉपी किया गया है, किस जगह का मंदिर है ये? प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन। मथुरा का वृंदावन का प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर। तो देखिए, मथुरा वृंदावन का प्रेम मंदिर के तर्ज पे इस भवन को बनाया गया है और इस भवन में खास बात यह है कि जो नक्काशी है बिल्कुल हूबहू मथुरा के बने प्रेम मंदिर में जिस तरीके से वैसे किया गया है। तो ये कौतूहल का विषय बना रहेगा। फिलहाल आज लोकार्पण के लिए, आज भक्तों के लिए ये दरबार खुल जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर वाराणसी से है, जहां बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर काशी की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का संगम होगा। और बताया जा रहा है कि प्रवेश द्वार पर नाव के डिजाइन पर वैदिक मंत्र लिखे होंगे और तकनीक ऐसी होगी कि दिन में बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वहीं देर रात एयरपोर्ट प्राधिकरण ने नई डिजाइन जारी किया है। अब गाजियाबाद से खबर है, जहां सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी निवासी गुरप्रीत कौर और उनका बेटा निमृत शर्मा देर रात लिफ्ट में फंस गए और लिफ्ट फ्री होकर 8वें तल से बेसमेंट में चली गई। जहां गुरप्रीत के पति आकाश शर्मा ने बताया कि लिफ्ट का इंटरकॉम और अलार्म भी काम नहीं कर रहा है। जैसे तैसे सभी लोग लिफ्ट से निकले। साथ ही घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है, जबकि महिला के पति ने इस लापरवाही पर सोसाइटी के प्रशासनिक उपाध्यक्ष और विजयनगर थाने में शिकायत भी की है। खबर रायबरेली से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अमृत नगर मोहल्ले में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये हमारे पास एक शुभम सोनकर नाम की युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष है, परिजनों द्वारा ले आया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी और इनको भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।